जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं इनविरा के माध्यम से। दोस्तों, आज पार्ट 4 है पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और आवेश। अब तक हम पढ़ रहे थे आवेशों के बारे में, आवेशों के गुण हमने पढ़े हैं, आवेशन की जो विधियां हैं वो हमने पढ़ी है। साथ ही किसी भी वस्तु पर जो बल लगता है उस बल के बारे में भी हमने पढ़ा है। और यदि कहीं पे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल लगे तो उस बल के बारे में जो कूलाम ने बातें बताई है उसको भी हमने जाना है। दोस्तों, कूलाम का नियम पढ़ा है और मैंने बोला भी है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और कूलाम के नियम का फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा है और वो ये होता है बल F = 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। ये जो बल का फॉर्मूला है कूलाम बल का, आप इसे K भी कह सकते हैं, तो K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि वैद्युत बलों की संख्या किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। n कोष्टक n-1 बट्टे 2 इस फॉर्मूले के माध्यम से आप वैद्युत बलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परिणामी के लिए मैंने आपको 4 स्थितियां बताई है कि अगर दो बल समान दिशा में हो तो दोनों को जोड़ा जाएगा, अगर दोनों बल विपरीत हो तो बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा, और यदि दोनों के मध्य कोण थीटा बन रहा हो तो उस समय अपना जो रूट वाला फॉर्मूला 11th क्लास का वो आप काम में लोगे। और चौथी स्थिति मैंने बताई है कि यदि दो बलों के मध्य कोई भी कोण ना हो तो आप वहाँ पे साइन और कोस के रूप में घटक मान के उसे सॉल्व कर सकते हैं जब विशेष दिशा न हो तो दोस्तों, ये बातें हमने की है अपने पहले चैप्टर में आवेश को लेकर। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो अगला टॉपिक है वो है दोस्तों बलों की तुलना के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बलों की तुलना माध्यम में हो अगर आवेश तो क्या फर्क पड़ेगा, और यदि वही दोनों आवेश निर्वात में रखे हो तो क्या कूलाम के अनुसार उनके मध्य बल लगने वाला बदलेगा या उतना ही लगेगा, वो बात हम करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक छोटी सी बात, बस यूं लिखता हूं कि बलों की तुलना कैसे की जाएगी। अच्छा, बलों की तुलना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब दो बल निर्वात में हो, जब दो बिंदु आवेश निर्वात में हो और जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने ये कह दिया पहली स्थिति में कि जब दो आवेश, स्थिर आवेश की बात हो रही है यहाँ चैप्टर में। जब भी आवेश कहें तो आप इस तरह ही मान के चलोगे, जब दो आवेश निर्वात में स्थित हो, जब दो आवेश निर्वात में स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला बल। दोस्तों, ये दो आवेशों का जो कॉम्बिनेशन है, दो आवेशों का, ये Q1 है और ये Q2 कह लीजिए, तो ये दोनों आवेश यदि निर्वात में रखे हो तो इनके मध्य लगने वाला बल जिसे हम कहते हैं अपना कूलाम बल। कौन सा वाला बल? कूलाम बल। तो वो कितना लगेगा। अच्छा, निर्वात में रखा और इसी को उठा के फिर किसी माध्यम में रख दिया हमने तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब निर्वात में हो तो कूलाम साहब ये कहते हैं कि लगने वाला बल जो है वो 1/4πε0 और साथ में Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, यानी इतना लगता है। और इसे मैं कह देता हूं अपनी समीकरण 1। दोस्तों, यदि वही दो बल, जब दो आवेश माध्यम में रखे हो, कहाँ रखे हो? माध्यम में रखे हो, जब वही दोनों आवेशों को माध्यम में आप रखते हो, ये निर्वात में है या हवा में है तो मैं इसे FA कह देता हूँ, माध्यम में रखा है तो माध्यम मीडियम यानी FM कह देता हूँ, और 4πε0 कूलाम के अनुसार तो बल इतना ही लगेगा। लेकिन हमें पता है दोस्तों कि जब दो आवेशों, बिंदु जो आवेश है उनको यदि माध्यम में रख दिया गया है तो फिर वहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक भी तो काम में आएगा। वो माध्यम उसके रास्ते में बाधा बनेगा, कितना बल लगे या कितना बल न लगे इस बात के लिए वो भी उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणा परावैद्युतांक से, और परावैद्युतांक को मैं कहूँगा εr। पढ़ेंगे कि ये क्या है, लेकिन यदि मैं दोनों बलों की तुलना करता हूँ, दोनों बलों की
तुलना। तो दोनों बलों की तुलना पर हमें ये मालूम होता है कि Fm जो है, अगर मैं ये बट्टे ये करता हूँ तो सारा कुछ कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, सब कुछ कट जाएगा। क्या बचेगा? एप्सिलॉन 0। अगर इसके बट्टे में ये और ये भी और हर में, तो कहाँ चला जाएगा? अंश में, और इसलिए एप्सिलॉन R ये हो। कहने का मतलब है कि एप्सिलॉन R जो है वो परावैद्युतांक है, और वो कितना होता है दोस्तों? दोनों माध्यमों का जो अनुपात है उसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, परावैद्युतांक। दोस्तों इस परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी आप कह सकते हो, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिएगा, यहाँ मैंने निर्वात में दो आवेश रखे, बिंदु आवेश, उनके मध्य बल इतना लगता है, ऐसा कूलाम बताते हैं। दो आवेश वही अगर माध्यम में हो तो कूलाम के अनुसार इतना बल लगता है, लेकिन हमें पता है कि माध्यम है तो कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब वो माध्यम कितना गाढ़ा है, कैसा माध्यम है, इस बात पे भी वो निर्भर करेगा। इसलिए उस माध्यम के परावैद्युतांक एप्सिलॉन R से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हमने यहाँ क्या किया है? गुणा किया है। तो ये बनेगा। साथ ही अगर मैं दोनों बलों की तुलना करूं, Fa यानी हवा में जो बल लगता है उन आवेशों के मध्य वो, और Fm यानी माध्यम में रखने के बाद उन आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो, तो यहाँ एप्सिलॉन R सारा कुछ कैंसिल होगा, एप्सिलॉन R बचेगा। एप्सिलॉन R को हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। दोस्तों एप्सिलॉन 0 को हम विद्युतशीलता कहते हैं निर्वात की, और यहाँ आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात हो रही है जिसे हम एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और यहाँ पे है, और वो बात ये है दोस्तों, अगर मैं इसका पक्षांतरण करूँ तो Fm जो है वो इक्वल होगा अपने Fa अपॉन एप्सिलॉन R। इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको वहाँ भेज देता हूँ। तो ये फॉर्मूला मैंने क्यों निकाला? देखो एप्सिलॉन R क्या है, ये चीज जानने के लिए मैंने ये किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एप्सिलॉन R क्या है। एप्सिलॉन R वो राशि है जो माध्यम में आवेशों के मध्य लगे बल को क्या कर देता है? कम कर देता है। यहाँ पे परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन R, परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक को अगर बढ़ाया गया, अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक ज्यादा है, परावैद्युतांक बढ़ेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब माध्यम में लगा बल क्या कर जाएगा? घट जाएगा। यानी परावैद्युतांक बढ़ाने से ये घट जाएगा, मतलब परावैद्युतांक एक ऐसी राशि है जो माध्यम में आवेशों के मध्य लगे बल को कम कर देता है, माध्यम में आवेशों के मध्य लगे बल को कम कर देता है। परावैद्युतांक वो भौतिक राशि है। आप इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन R जो है वो इन दोनों का क्या है? अनुपात है। दोस्तों इन दोनों का अनुपात भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि दो आवेश जब आपने लिए हैं, एक मान लीजिए Q1 लिया है और एक Q2 लिया है, इन दोनों के मध्य कितना बल लगता है? तो पहली बात तो ये होगी कि ये दोनों आवेश जब निर्वात में रखे हैं तो इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा, और ये दोनों अगर माध्यम में रखे हैं तो बल को, जो भी इनके मध्य बल है उस बल को माध्यम में से होकर लगना पड़ेगा। देखिए सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो निर्वात में इनके मध्य बल लगेगा, मान लीजिए कितना भी लगेगा, मान लीजिए 20 न्यूटन का बल इनके मध्य लग रहा है। और यदि मैंने इन दोनों आवेशों के बीच अब हवा या निर्वात न रख करके कांच की पट्टिका रख दी, दोस्तों गौर कीजिएगा, कांच की क्या रख दी है? पट्टिका। तो कांच माध्यम है, और एक कठोर माध्यम भी जिसे आप कह सकते हैं, सघन माध्यम भी जिसे आप कह सकते हैं। तो निर्वात में 20 न्यूटन बल लग रहा था, और जब मैंने इन दोनों के बीच ये माध्यम रख दिया तो अब बल को माध्यम में से होकर लगना पड़ेगा। अब बल को माध्यम में से होकर लगना पड़ेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो भी लग रहा है इनको इसके मध्य से होकर लगना पड़ेगा। तो क्या अब भी बल 20 न्यूटन लगेगा? नहीं ना, कुछ फर्क पड़ेगा ना। तो वही है परावैद्युतांक, बस समझ लीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक जो माध्यम में लगे, जो आवेशों के मध्य बल लगता है उस लगे बल को क्या कर देता है? कम कर देता है। कम करता है, इस बात का पता हमें यहां से चलता है। ये फॉर्मूला हमें कहता है कि परावैद्युतांक एक ऐसी राशि है जो माध्यम में आवेशों के मध्य लगे बल को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो बस ये छोटी सी चीज हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, और ये कहेंगे आपसे कि परावैद्युतांक
परावैद्युतांक माध्यम में लगे परावैद्युतांक माध्यम में आवेशों के मध्य लगे बल को कम कर देता है। परावैद्युतांक ये राशि है। अब एक बात और समझे कि ये परावैद्युतांक जो है यानी एप्सिलॉन आर जो है दोस्तों, ये राशि विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं है। साथ ही ये राशि जो है वो मात्रकहीन भी है। ये राशि विमाहीन है और ये राशि मात्रकहीन है, दोनों ही प्रकार से। अगर मैं अलग अलग माध्यमों के लिए अगर मैं परावैद्युतांक की बात करता हूं तो दोस्तों, निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक है, निर्वात के लिए ये जो परावैद्युतांक है ये 1 होता है, इस बात का ध्यान रखें। निर्वात के लिए 1 होता है ना। और यदि हम अन्य माध्यमों के लिए बात करें, अन्य माध्यम, तो अन्य माध्यम के लिए दोस्तों ये परावैद्युतांक अनंत होता है। अलग अलग सा परावैद्युतांक हमारे पास होगा। अगर हम धातुओं के लिए बात करें तो 1 से ज्यादा, अन्य माध्यमों के लिए 1 से ज्यादा होगा और धातुओं के लिए अगर हम बात करें तो वो तो अनंत होगा। 1 से अधिक, 1 से अधिक, इस बात को ध्यान रखें। तो ये होगा धातु के लिए वो अनंत होगा, यानी उसका कोई पार है ही नहीं। तो ये था आपका परावैद्युतांक जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और वो दोनों की तुलना करने के बाद हमें इस राशि का पता चला, जिसे हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बल के बारे में पढ़ा, जो कि हमें बताते हैं कूलाम बलों के बारे में। बलों का परिणाम ही निकालना हमने सीखा है, जो कि 11th क्लास में हम सीखते ही हैं, और साथ ही हमने बलों की संख्या निकालना भी सीखा है। तो दोस्तों, एक और छोटी सी बात कूलाम के लिए बचती है, और वो ये है कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम का नियम कहाँ तक कार्य करता है, और इसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कूलाम के नियम का, कि कूलाम का नियम कहाँ कहाँ कार्यरत है। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। दोस्तों, इस नियम की कुछ सीमाएं भी है। एक तो अपने चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग पहली सीमा है इसकी, पहली जो कमी है इसकी वो ये है कि ये जो बल है, कूलाम का बल, ये केवल स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। तो कूलाम बल केवल स्थिर आवेशों के मध्य, कूलाम बल केवल स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। ये उसके लिए ही मान्य है, स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरी इसकी जो कमी है, दूसरी इसकी जो सीमा है वो ये है कि ये केवल बिंदु आवेशों के बीच लगता है। बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। आवेश भी कैसे? बिंदु आवेश, छोटे से आवेश होने चाहिए। हाँ। और तीसरी सीमा कि ये बल तभी लगता है जब आवेशों के मध्य जो दूरी है r, आवेशों के मध्य जो दूरी है r, वो नाभिकीय परास के आसपास, यानी कि वो दूरी जो आवेशों के बीच है, दोनों आवेशों के बीच r स्क्वायर जिसे आप कहते हो r, वो दूरी अत्यंत कम होनी चाहिए या फिर नाभिकीय परास के आसपास होनी चाहिए। कहने को ये है कि वो जो है होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, आप ऐसा कह लीजिए। नाभिकीय परास यानी 10 की घात -15 मीटर, उनके बीच की जो दूरी है इतनी या इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इससे इतनी होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो R जो है वो इससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं, तभी ये बल लगेगा। अगर दूरी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, तो ये कूलाम बल कार्य वहाँ पे नहीं करेगा, आप वहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी
नहीं कर सकते। तो ये होगा, जैसा कि प्रकृति के मूल बलों में आपको बताया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी परास बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का दुर्बल बल है और बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है। साथ ही प्रकृति के 4 मूल बल आपको वहाँ पे बताए जाते हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं इन सबके लिए अलग अलग है। तो 3 सीमाएं हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कूलाम के नियम की सीमाओं के साथ कूलाम का नियम तो यहाँ पे एंड हो जाता है। और अब इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत, लेकिन वो सिद्धांत हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या है। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जो कि आप लोग चैप्टर के नाम में देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। आवेश के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मामला रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। दोस्तों हमने आवेश के बारे में पढ़ा है और हमें ये भी पता है कि जिस प्रकार से जैसे चुंबक, जो छड़ चुंबक होती है उसको आपने देखा होगा, N और S जिसके ध्रुव होते हैं, और छड़ चुंबक अपना एक क्षेत्र रखती है चारों ओर, और यदि कोई लोहे का कण उस क्षेत्र में आता है तो चुंबक उसे तुरंत अपनी ओर खींचती है और चिपका लेती है। आपने देखा होगा कि जो चुंबक है उसके चारों ओर चुंबक अपना क्षेत्र रखती है, अपना एरिया रखती है। अगर उस क्षेत्र में, उस सीमा में कोई लोहे का कण आता है तो चुंबक उसे तुरंत अपनी ओर खींच लेती है, और वो जो उसका एरिया होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, चुंबक का क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से एक आवेश जो है वो आवेश भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र रखता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई सा भी दोस्तों आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए ये Q+ आवेश है, तो ये आवेश अपने चारों ओर एक सीमा रखता है अपने एरिया की। इसका खुद का इलाका होता है, ऐसा मान लीजिए, एक सीमा रखता है, और जहां तक ये अपने प्रभाव को दर्शा पाता है, ये अपने गुणों को दर्शाता है, तो हम कहने को ये कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपने प्रभाव को दर्शा पाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों ये इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपने प्रभाव को दर्शा पाता है और चीजों को अनुभव करवा पाता है, वो उसका क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। जैसा कि आपने पढ़ा है चुंबक के बारे में, N और S, और एक निश्चित सीमा इसकी भी होती है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई सीमा में आया मतलब ये इसे क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। साथ ही देखिएगा ये जो चुंबक है इसके चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है क्या हमें दिखता है? नहीं ना, नहीं दिखता है। तो इसलिए इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए, इसे बताने के लिए हम लोग कुछ रेखाएं मान के चलते हैं जिन्हें चुंबकीय रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। और इन रेखाओं की दिशा ये सदैव N से निकलकर कहाँ जाती है? S की ओर जाती है, यानी इसकी दिशा ये होती है, N से निकलकर S की ओर जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो आवेश है इससे भी कुछ क्षेत्र रेखाएं, और यहाँ क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जो इनसे थोड़ी अलग होगी। और वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिनके कुछ गुण भी है, पढ़ेंगे हम आगे तीव्रता के बाद। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये लिखेंगे आप, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना प्रभाव दर्शा पाता है, अपना प्रभाव दर्शाता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहां तक ये अपने प्रभाव को दर्शा पाता है वो। और इसे भी दर्शाने के लिए दोस्तों कुछ रेखाओं का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम बल रेखाएं कहते हैं, या
हम जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या फिर फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। अलग अलग सी रेखाएं हैं, फ्लक्स के बारे में तो हालांकि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ्लक्स रेखाएं इन्हें कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी के साथ आपको एक भौतिक राशि और पढ़नी चाहिए, और उस भौतिक राशि का नाम है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी जिसे हम कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए। अब ये जो चित्र आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बोर्ड पे, इसी से हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो एरिया है किसी आवेश का है और आवेश का विद्युत क्षेत्र है, दोस्तों चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी चीज़ और मान के चलते हैं, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगर इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश यहाँ आता है, भाई अगर आवेश मान लीजिए बाहर कहीं है, यहाँ नहीं है, और आवेश यहाँ है, क्या इसके कारण इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस आवेश के कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फर्क तभी पड़ेगा जब ये कहाँ आ जाए, इसकी सीमा के अंदर आ जाए। ये बाहर है तब तक तो इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं, इसकी चलेगी नहीं। जब ये इसके इलाके में आ जाएगा तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये आवेश यहाँ आएगा, कोई सा भी आवेश है अगर यहाँ आता है तो इसके कारण इस पर एक बल कार्य करता है, जो हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये यानी कि एक दूसरा आवेश जिसे मैं मानता हूँ, जिसे हम मान के चलते हैं, और एक ऐसा आवेश जिसे हम मान के चलते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम अपने फायदे के लिए जिसे मान के चलते हैं, उस आवेश को दोस्तों Q0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो Q0 है, इसे कहने में यानी अपनी भाषा में इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, और ये परीक्षण आवेश दोस्तों माना जाने वाला आवेश है, इसलिए हमेशा ही हम इसे धन मान के चलते हैं। परीक्षण धनावेश इसे हम कह सकते हैं, परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश को आप काल्पनिक आवेश कह सकते हैं। परीक्षण धनावेश कह लीजिए या काल्पनिक आवेश कह लीजिए, बात क्या है, बराबर है। काल्पनिक हम कल्पना करके चलते हैं, सॉल्व करने के लिए हम इसे मान के चलते हैं, जो कि हमेशा ही धनावेश होगा। दोस्तों इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि इस परीक्षण धनावेश या काल्पनिक आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो याद रखिएगा, इसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका अपना कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि इसको माना है हमने सॉल्व करने के लिए। इसका और विद्युत क्षेत्र यहाँ मान के चलेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो सुनिएगा कि हमने क्या किया, आपसे ये कहा है कि अगर कोई आवेश यहाँ अंदर होता है तो इसके कारण इस पर एक बल कार्य करता है। यानी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थिर होता है तो उस पर इसके कारण यानी इस विद्युत क्षेत्र के कारण कोई बल कार्य करता है। तो मान लीजिए इसके कारण कोई बल इस पर लग रहा है और उस बल को मैं कह रहा हूं F। उस बल को मैं क्या कह रहा हूं, F। तो अगर Q आवेश जो है जिसे हम मान रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र है, अपना विद्युत क्षेत्र है और ये एक आवेश है, यदि इस आवेश के क्षेत्र में यानी इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आता है तो उस दूसरे आवेश पर ये अपने द्वारा एक बल लगाता है। वो बल और ये जो दूसरा आवेश है जिसे मैं कहता हूँ Q0, इन दोनों के अनुपात को, F और Q0 इन दोनों के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों E से। बड़ा वाला जो E है इंटेंसिटी इसे कहा जाता है, इसलिए इसे E से रिप्रेजेंट करोगे। तो फिर से सुनिएगा, मैं कहने क्या जा रहा हूँ आपसे, कहने ये जा रहा हूँ कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है, कोई काल्पनिक आवेश है, कोई परीक्षण धनावेश है, तो उस पर ये एक बल लगाता है। स्वाभाविक ही है कि दो आवेशों के मध्य बल लगेगा। यदि वो धनावेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, और यदि वो विपरीत जाते हैं तो आकर्षण लगेगा। लेकिन यहाँ आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात नहीं है, या केवल बात यह है कि हमें समझना है किसे,
तीव्रता को समझना है। तो यदि किसी आवेश के क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाया जाता है तो उस पर ये बल लगाता है, और उस बल यानी कि लगाए गए बल तथा उस परीक्षण धनावेश, इन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं दोस्तों? तीव्रता E कहते हैं। तीव्रता बराबर बल बट्टे क्या होता है? आवेश। बल बट्टे आवेश। बल और परीक्षण आवेश जो है Q0, इन दोनों का अनुपात इसके साथ में। अब लीजिए, या तो आप ये कह लीजिए या ये कह लीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये परीक्षण धनावेश यानी कि Q0 जो है वो अगर एकांक है, इकाई मान लिया जाए, तो तीव्रता जो है वो बल के क्या होगी? बराबर, यानी बल ही क्या है? तीव्रता। अगर इस Q0 को 1 मान लिया गया, आवेश को 1 नाम दे दिया गया कि वो 1 कूलाम है, तो एकांक है, तो इस एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या हो जाएगा? तीव्रता। अब कह सकते हैं कि तीव्रता एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बल है। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगा बल ही क्या है? तीव्रता। तो आप ये कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही तीव्रता कहलाता है। तो तीव्रता के लिए परिभाषा ये होगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही तीव्रता कहलाता है। लगने वाला बल ही तीव्रता कहलाता है। ये छोटी सी परिभाषा है दोस्तों तीव्रता की। ये बल यहाँ पे लगता है F, और यहाँ पे ये जो Q0 है ये परीक्षण धनावेश है, इन दोनों के अनुपात को, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक यदि मान लिया जाए तो बल ही क्या है? तीव्रता। में 1 का भाग लगा तो 1 का भाग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए E = F हो गया। और हम कहेंगे कि एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगाया गया बल या लगने वाला बल ही उसकी क्या कहलाता है? तीव्रता। दोस्तों तीव्रता का फॉर्मूला है बल बट्टे आवेश। बल बट्टे आवेश। तो यहाँ मैं आपसे कहूँ यदि कि इस तीव्रता का मेरे को क्या बताइए? मात्रक बताइए, तो क्या सिंपल है? बिल्कुल है। बल का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन है, और बट्टे आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो हम ये कहेंगे कि न्यूटन प्रति कूलाम। तीव्रता को मापा जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम में। साथ ही अगर आपको कहें कि इसकी क्या निकालिए, इसकी विमा निकालिए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बल की विमा mLt-2 और बट्टे इस आवेश की विमा, और आवेश की विमा A1 और T भी 1 होती है। तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे M1 है, 1 का 1 रहने वाला है। ML A भी लिख दीजिए, बाद में आप पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ML भी 1 है, और T1 ऊपर गया तो -1, -2 और -1 -3, और A ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों ये विमा होगी किसकी? तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको लेकर हमने बात की है, इंटेंसिटी को लेकर बात की है। अब दोस्तों हमारे इस लेसन में जो टॉपिक बचे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे और ये कहेंगे कि बल जो है बलों के योग के बराबर होगा। परिणामी जो बल है, बल नेट बल है, वो तो बहुत छोटा सा नियम है। लेकिन अब तीव्रता को लेकर ही हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर में। अच्छा, दूसरे चैप्टर में, दूसरा जो चैप्टर है गाउस का नियम, उसमें भी सबसे ज्यादा तीव्रता की ही बात की जाएगी। तो आप याद रखें कि तीव्रता जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, और तीव्रता बहुत जगह हम ज्ञात करके भी चलेंगे। तो आप ये भी याद रखें कि तीव्रता जो है वो बल और Q0 यानी कि इन दोनों का अनुपात है, जिसे हम तीव्रता कहते हैं। और तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। साथ ही दूसरा पूरा का पूरा चैप्टर, ये आधार है उसका, तीव्रता पर ही टिका हुआ है। वहाँ हम अलग अलग स्थितियों में तीव्रता निकालेंगे, और इस लेसन में भी जो भी टॉपिक बचे हैं
उनमें भी हम अलग अलग स्थितियों के लिए तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। किसी एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना, किसी द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करना, अक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर, ये सारे के सारे टॉपिक हम इससे सॉल्व करेंगे। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे तीव्रता पर कि तीव्रता किस तरीके से आप किसी भी बिंदु के लिए ज्ञात कर पाएंगे और किसी भी आवेश के कारण ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो भी मैंने बताया है ये इसकी शुरुआत है, परिभाषा है, मात्रक और लेमा है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और अगला जो हमारा वीडियो होगा यानी पार्ट 5 जो होगा उसमें हम बहुत सारी बातें तीव्रता को लेकर करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और इन्हें शेयर भी करें ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।